अध्ययन कोचिंग के इस संवैधानिक विकास की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 की क्या विशेषताएं रहीं, इसको लाने के क्या उद्देश्य थे, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इन सब बातों पर व्याख्या आज हम करेंगे। इसके अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी इस अधिनियम को लाने की। देखिए, इसके पूर्व जो 1892 में एक भारत परिषद अधिनियम आया था। भारत परिषद अधिनियम आया था। भारत परिषद अधिनियम आया था और इस अधिनियम पर हमारी जो अंतिम क्लास थी वो इसी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के जो ऊपर ही थी। और इसमें मैंने आपको बताया था कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत जो भारतीयों को प्रांतीय विधानसभाओं में और भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषदों में बजट पे बोलने का अधिकार दिया गया और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत 1892 के अंतर्गत अनेक परिवर्तन हुए थे और इसके अंतर्गत जो कमियां बची, जो इसके अंतर्गत दोष थे, यानी कि अंग्रेजी सरकार जिनको मानती थी कि 1892 के अंतर्गत जो कमियां रही हैं उन कमियों की पूर्ति करने के लिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया। देखिए, भारत परिषद अधिनियम को लाने के मुख्य दो उद्देश्य यहाँ हैं। देखिए, पहला उद्देश्य हमारे पास था, इसके उद्देश्यों पर हम जिक्र करते हैं। उद्देश्य क्या थे? देखिए, इसका पहला उद्देश्य को दो भाग में बांट लेते हैं। पहला उद्देश्य हम देखते हैं। प्रथम उद्देश्य इसका ये था कि 1892 के अधिनियम के जो दोष थे, 1892 के अधिनियम के जो त्रुटियां थी, जो दोष थे, उन दोष को दूर करने के लिए, उन दोषों को दूर करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। देखिए, दूसरा प्रमुख उद्देश्य था, देखिए, भारत के अंदर लगातार उग्रवाद और जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावनाएं थी वो उठ रही थी। 1857 की क्रांति के बाद भारत में उग्रवाद और राष्ट्रवाद की भावनाएं जो थी वो लगातार पनप रही थी और उन्हीं का सामना करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया। इसके अंतर्गत अनेक तरीके के प्रावधान किए गए और अनेक तरीके के प्रावधान इस प्रकार से किए गए कि जो उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है उसका दमन किया जा सके। देखिए, दूसरा उद्देश्य इसका था उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी, जो भारत के अंदर क्रांतिकारी जो घटनाएं हो रही थी उनको समाप्त करने के लिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावनाओं का सामना करने के लिए, राष्ट्रवाद का सामना करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया। देखिए, मुझे लगता है आप ये दो बात समझ गए होंगे कि 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत जो दोष थे उन दोष को दूर करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया। भारत के अंदर जो लगातार 1857 की क्रांति और उसके जो समानांतर जो भारत के अंदर उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावनाएं जाग रही थी उनका सामना करने के लिए, उनका दमन करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया। देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 का एक अन्य नाम है और इसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसका एक नाम है और इसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के भारत शासन अधिनियम को या भारत परिषद अधिनियम को कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये जो मार्ले नाम है और मिंटो नाम है, ये दो अलग अलग नाम हैं। मार्ले जो उस समय थे ये भारत सचिव थे। देखिए, मार्ले जो उस तत्कालीन भारत सचिव थे, भारत सचिव, और मिंटो उस समय यानी कि तत्कालीन वायसराय थे। और इन्हीं के नाम पे इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का भारत परिषद अधिनियम एक ही है। इसके अंतर्गत जो भारत परिषद अधिनियम है, इसी के अंतर्गत मार्ले भारत सचिव थे उस समय के, मार्ले उस समय के भारत सचिव थे और मिंटो उस समय के वायसराय थे। इन्हीं के नाम पे इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया था। देखिए, इसी के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ जो इस भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार को 1909 में पास किया गया, पारित किया गया, और इसको जिस समिति के सिफारिशों के आधार पर इसको पास या पारित किया गया था, वह समिति थी सर अरुंडेल समिति, सर अरुंडेल समिति। देखिए, प्रश्न ये बनता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1909 में पारित किया गया था? इसका उत्तर होगा सर अरुंडेल समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार 1909 को पारित किया गया था। देखिए, इसके अंतर्गत हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या परिवर्तन इसके अंतर्गत हुए, या इस जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसके अनुसार क्या परिवर्तन भारतीय शासन व्यवस्था के अंदर देखने को मिले। परिवर्तनों को क्रम से देखते हैं और पहला परिवर्तन हम देखते हैं। देखिए, पहले परिवर्तन की पृष्ठभूमि से मैं आपको अवगत करा दूं। पहला जो परिवर्तन है उसकी पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार की थी। परिवर्तनों को हम देख रहे हैं, परिवर्तन, और परिवर्तनों में पहला परिवर्तन देख रहे हैं और इस परिवर्तन की पहले हम पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो भारत के अंदर केंद्रीय विधान परिषदें थी और प्रांतीय विधान परिषदें थी। देखिए, शासन का संचालन करने के लिए, मैं आपको बताया होगा, शासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए भारत में शासन को दो स्तर पर चलाया गया। देखिए, एक शासन का स्तर था केंद्रीय विधान परिषद, और दूसरा जो विकेंद्रीकरण की स्थिति थी, या हम कह सकते हैं कि इसी के समानांतर राज्यों के अधीन जो है राज्य विधान परिषदें बनाई गई थी, राज्य विधान परिषद। अब देखिए, इन दोनों में कुछ विशेष परिवर्तन किए गए और परिवर्तन का एक ही सार है कि केंद्रीय विधान परिषद और राज्य विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। देखिए, अब कितने सदस्य बढ़ाए गए उसको देखने का हम प्रयास करते हैं। देखते हैं केंद्रीय विधान परिषद के संबंध में क्या परिवर्तन किए गए। देखिए, इसमें जो सदस्यों की कुल संख्या थी, टोटल सदस्य की संख्या इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अनुसार 69 कर दी गई। 69 सदस्य अब केंद्रीय विधान परिषद में होंगे। इन 69 सदस्यों में से 37 सदस्य सरकारी सदस्य होंगे, शासकीय सदस्य होंगे, सरकारी सदस्य होंगे, और
32 सदस्य गैर सरकारी सदस्य होंगे, गैर सरकारी सदस्य होंगे। देखिए यहां प्रश्न ये बनता है कि 1909 मार्ले मिंटो सुधार के अंदर जो केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो उत्तर होगा 69। फिर दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि केंद्रीय विधान परिषद के अंतर्गत जो मार्ले मिंटो सुधार था उसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में कितने सदस्य सरकारी और कितने सदस्य गैर सरकारी थे, तो 37 सदस्यों को यहाँ सरकारी सदस्य के तौर पर रखा गया और 32 सदस्यों को यहाँ गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर रखा गया। ये हम केंद्रीय विधान परिषद की स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं और इसको हम देख रहे हैं। अब हम राज्यों की विधान परिषदों को देखते हैं, राज्यों की विधान परिषदों में क्या परिवर्तन किए गए। देखिए राज्यों की विधान परिषद की अगर हम बात करें तो मुख्य राज्यों के पक्ष में हम पहले बात देख लेते हैं। देखिए जो मुख्य राज्य के तौर पे हम यहाँ बंबई को देखते हैं, बंबई, मद्रास को देखते हैं, बंबई मद्रास। फिर हम यहाँ बंगाल को देखते हैं और फिर हम यहाँ संयुक्त प्रांत को देखते हैं, हम इसको यूपी कह सकते हैं, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी। और इन राज्यों के अंदर जो राज्य विधान परिषदें थी, राज्य विधान परिषदें, राज्य विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया। इन सभी के अंदर राज्य विधान परिषदों की जो सदस्य संख्या होगी वह 50 कर दी गई। और जो छोटे राज्य थे, देखिए ये तो बड़े राज्य हो गए, इसी के सापेक्ष, इसी के समानांतर, इसी क्रम में जो छोटे राज्य थे, छोटे राज्यों की विधान परिषदों की जो सदस्य संख्या थी, छोटे राज्यों के लिए इसको निश्चित कर दिया गया और छोटे राज्यों के लिए यह सदस्य संख्या हो गई 30। देखिए यहाँ समझने योग्य ये बात है कि जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, इसके अंतर्गत जो मुख्य परिवर्तन देखने को मिले, इसमें मुख्य परिवर्तन था कि केंद्रीय विधान परिषद और राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को 69 कर दिया गया, जिनमें से 37 सदस्य सरकारी और 32 सदस्य गैर सरकारी होंगे। जबकि राज्य विधान परिषद की अगर बात करें तो राज्य विधान परिषद में जो मुख्य और बड़े स्टेट थे, बड़े प्रांत थे, जैसे बंबई प्रांत और मद्रास, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, इन प्रांतों के अंदर जो प्रांतीय राज्य विधान परिषद थी उनमें सदस्य संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 50 कर दिया गया और छोटे राज्यों में यही सदस्य संख्या 30 कर दी गई। अब इसी के अनुसार यहाँ जो व्यवस्थापिका यानी कि केंद्र और राज्य विधान परिषद थी, इनके अंतर्गत 4 प्रकार के सदस्य हो गए। अब इन 4 प्रकार के सदस्यों को देखते हैं, ये 4 प्रकार के सदस्य कौन कौन से सदस्य 4 प्रकार के हो गए। देखिए पहला सदस्य, इसमें 4 प्रकार के सदस्यों का वर्णन करते हैं हम। जो 4 प्रकार के सदस्य अब इन प्रांतीय या इन विधान परिषदों में हो गए। देखिए पहला सदस्य थे पदेन सदस्य, पहले सदस्य थे पदेन सदस्य, पदेन सदस्य यानी कि इन केंद्रीय और राज्य विधान परिषदों में, देखिए अभी जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, मतलब जिस तरीके से अब वर्तमान स्ट्रक्चर है, थोड़ा थोड़ा इसी स्ट्रक्चर को से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें पदेन सदस्य थे। पदेन सदस्य वो सदस्य थे जिन, जैसे केंद्र में गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के सदस्य, और प्रांत के अंदर जैसे जो प्रांत के गवर्नर जनरल या उप गवर्नर थे उनकी कार्यकारिणी के सदस्य, ये सदस्य पदेन होते थे। कहाँ? राज्य या केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों में। देखिए इनको पदेन सदस्यों को समझते हैं। देखिए अभी हमने देखा कि प्रांतों के अंदर विधान परिषदें हैं, प्रांतों में विधान परिषदें हैं और राज्यों में विधान परिषदें हैं, केंद्र में, सॉरी, केंद्र में विधान परिषद हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए इनकी स्ट्रक्चर ये कहती है कि अगर हम केंद्र की विधान परिषद की बात करें तो केंद्र के विधान परिषद में
वायसराय होगा, वायसराय या गवर्नर जनरल, वायसराय या गवर्नर जनरल। और इसकी परिषद होगी उस परिषद के सदस्य, परिषद के सदस्य। और इसी प्रकार से जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं, प्रांतीय विधान परिषदें हैं, इनके गवर्नर और उन गवर्नर की जो परिषद होगी उनके सदस्य, ये सदस्य ऑटोमेटिक स्वतः ही जो केंद्रीय विधान परिषद होगी उसके मनोनीत सदस्य समझे जाएंगे। देखिए गवर्नर जनरल, ये केंद्र की विधान परिषद की मैं बात कर रहा हूं, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्य स्वतः ही केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य होंगे। अब इसी प्रकार से राज्य के अंदर चलिए, देखिए प्रांतों के जो गवर्नर होंगे और उनकी परिषद के जो सदस्य होंगे वह स्वतः ही पदेन सदस्य होंगे राज्य विधान परिषद के। अब इसमें दूसरे देखते हैं हम, दूसरे प्रकार के सदस्य कौन से होंगे। देखिए दूसरे प्रकार के सदस्य हमारे पास होंगे जो मनोनीत सरकारी अधिकारी होंगे, मनोनीत सरकारी अधिकारी, मनोनीत सरकारी अधिकारी। देखिए ये गवर्नमेंट कर्मचारी होंगे जिनको केंद्रीय या राज्य विधान परिषदों में मनोनय किया जाएगा, मनोनीत सरकारी अधिकारी। दूसरे ये सदस्य हो गए। देखिए इसी क्रम में जो तीसरे सदस्य हमारे पास होंगे वह तीसरे सदस्य होंगे मनोनीत गैर सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। और जो चौथे सदस्य होंगे वे सदस्य होंगे निर्वाचित सदस्य, वे सदस्य होंगे निर्वाचित सदस्य। देखिए निर्वाचन के विषय में अभी हम 1-2 मिनट के बाद देखते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये 4 प्रकार के सदस्य थे जो विधान परिषदों में थे, चाहे वो केंद्र की विधान परिषद हो चाहे वो प्रांत की विधान परिषद हो। इसके अंतर्गत पहले सदस्य पदेन थे, जैसे गवर्नर जनरल और उसके जो कार्यकारिणी के सदस्य थे वो स्वतः ही केंद्र की विधान परिषद के सदस्य अब माने जाएंगे। और जैसे राज्यों के लिए गवर्नर हो गए और उनके जो उनकी परिषद के सदस्य हो गए वो स्वतः ही राज्य विधान परिषद के सदस्य माने जाएंगे पदेन। अब दूसरे हमारे पास मनोनीत सरकारी अधिकारी होंगे और तीसरे हमारे पास मनोनीत गैर सरकारी सदस्य होंगे और चौथे हमारे पास निर्वाचित होंगे। और निर्वाचित मतलब जिनका चुनाव यहाँ किया जाएगा। अब दूसरा हम इसके अंदर परिवर्तन देखते हैं, जो दूसरा मेजर परिवर्तन यहाँ देखने को मिला। दूसरा मेजर परिवर्तन क्या था देखते हैं। दूसरा मेजर परिवर्तन यहाँ था कि यहाँ उग्र राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी भावनाओं को दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया गया। देखिए इसके अंतर्गत मुसलमानों को, मुस्लिम समुदाय को, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया, पृथक मताधिकार दिया गया, पृथक मताधिकार, पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। देखिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ ये होगा कि जो मुस्लिम सदस्य हैं उनके लिए मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुने जाएंगे। देखिए इसके सहारे से या इसके द्वारा जो अंग्रेज सरकार थी वह फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही थी। यह फूट डालो
और राज करो की नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। फूट डालो और राज करो की नीति का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। फूट डालो राज करो की नीति का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। देखिए, इसी पृथक निर्वाचन के संबंध में लॉर्ड मिंटो का एक कोड, बड़ा पॉपुलर कोड हुआ है, उस कोड को देखने का प्रयास करते हैं। कोड क्या है? देखिए, लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरले को एक पत्र लिखा और इस पत्र में जो उन्होंने कोड किया उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, इन्होंने ये कोड किया कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। हम नाग के दांत बो रहे हैं। और इसका फल भी भीषण होगा। देखिए, यह बात लॉर्ड मिंटो ने अपने पत्र में लिखी मोरले के लिए, और यह कहा कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं, जो हम पृथक निर्वाचक क्षेत्र, पृथक मताधिकार मुस्लिमों को प्रदान कर रहे हैं, यह वास्तव में हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका जो फल होगा वह हमारे लिए भीषण होगा। देखिए, इसी के अंतर्गत तीसरा हम परिवर्तन देखते हैं। तीसरा परिवर्तन इसी के अंतर्गत क्या किया गया? देखिए, तीसरा परिवर्तन ये किया गया कि देखिए, जब हम भारत परिषद अधिनियम 1892 पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भारतीयों को बजट में बहस करने के अधिकार और पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार दे दिए गए थे। लेकिन भारत परिषद अधिनियम 1909 में थोड़ा सुधार इसमें किया गया, और सुधार ये किया गया कि बजट की विवेचना करने का अधिकार, बजट में बहस करने का अधिकार तो था, यहां बजट में विवेचना करने का अधिकार दिया। बजट में विवेचना करने का अधिकार दिया गया भारतीयों को, विवेचना करने का अधिकार, और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी यहां दिया गया। लेकिन यहां भी भारतीयों को वोट डालने का अधिकार बजट के संबंध में नहीं दिया गया। वोट डालने का जो अधिकार था, वोट डालने का अधिकार भारतीयों को बजट के संदर्भ में, देखिए, बजट के संदर्भ में जो सदस्य केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषदों में प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय होते थे, उनको वोट डालने के जो राइट थे उनके बजट के संबंध में, उनको वोट डालने के अधिकार नहीं दिए गए। उनको यहाँ अनुपूरक प्रश्न पूछने के अधिकार दिए गए, लोक हित के विषयों पर चर्चा करने के अधिकार उनको दिए गए, और जो बजट की विवेचना थी, बजट की विवेचना के अधिकार भी उनको दिए गए। देखिए, यहाँ एक अधिकार को आप और बढ़ा लेंगे, और एक अधिकार था लोक हित के विषय पर चर्चा करने के अधिकार दिए गए। तो यहाँ 3 अधिकार मुख्य रूप से दिए गए। एक अधिकार था बजट में विवेचना का अधिकार, एक अधिकार था अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, और एक अधिकार था लोक हित के विषयों पर चर्चा का अधिकार। जबकि यहाँ पर मतदान का जो अधिकार था वह नहीं दिया गया, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, हम नए जो परिवर्तन, इसके अतिरिक्त जो परिवर्तन किए गए उसको देखने का प्रयास करते हैं। क्या परिवर्तन यहाँ किए गए?
देखिए यहां देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रशासन और विधि निर्माण दोनों का कार्य दिया गया। देखिए भारतीयों को विधि निर्माण में और प्रशासन में शामिल किया गया। विधि निर्माण और प्रशासन में शामिल किया गया। और प्रशासन, देखिए इसको उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विधि निर्माण का अर्थ है कि केंद्रीय और राज्य विधान परिषदों में जो मनोनीत सदस्य थे या जो निर्वाचित सदस्य थे वो सदस्य भारतीय सदस्य होते थे। और प्रशासन में जो सदस्य थे, देखिए इंग्लैंड के अधीन या इंग्लैंड में जो भारत परिषद थी उस भारत परिषद में 2 सदस्यों को भेजा गया। और वो 2 सदस्य कौन से थे इसको देखते हैं। देखिए इस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन और विधि दोनों के अंदर प्रतिनिधित्व दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद तथा वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया। देखिए 2 भारतीय थे, एक भारतीय थे केसी गुप्ता और दूसरे भारतीय थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। देखिए इन दोनों सदस्यों को या इन दोनों व्यक्तियों को इंग्लैंड में जो भारत परिषद थी उसका सदस्य नियुक्त किया गया। देखिए इनको इंग्लैंड में भारत परिषद का सदस्य बनाया गया। भारत परिषद का सदस्य बनाया गया। देखिए यही है भारतीयों को प्रशासन में शामिल करने का पहला कदम। और देखिए विधि निर्माण में तो भारतीयों को पहले से ही शामिल कर लिया गया था, 1892 के भारत शासन अधिनियम में शामिल कर लिया गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भारतीयों को जो इंग्लैंड में भारत परिषद थी उसका सदस्य भी बना दिया गया। और केसी गुप्ता को और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड में जो भारत परिषद थी उसका सदस्य बनाया गया। और जो एसपी सिन्हा थे, देखिए यहाँ जो एसपी सिन्हा को जो वायसराय की परिषद थी, वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। 3 व्यक्तियों की चर्चा यहाँ की गई है। एक तो केसी गुप्ता साहब और सैयद हुसैन बिलग्रामी, इन 2 व्यक्तियों को इंग्लैंड में भारत परिषद का सदस्य बनाया गया। जबकि एसपी सिन्हा को जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उस वायसराय की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। देखिए एसपी सिन्हा को विधिक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। विधिक सदस्य के तौर पर वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। और बाद में जो ये एसपी सिन्हा है, बाद में एसपी सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि भी दी गई। बाद में एसपी सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। तो एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में विधिक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया और इनको लॉर्ड की उपाधि भी
दी गई। देखिए अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं और हम निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष क्या है, देखिए निष्कर्ष समझते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 का निष्कर्ष क्या है। देखिए इस भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से जो नरमपंथी राष्ट्रवादी थे, देखिए एक गरम पंथ था और एक नरम पंथ था, तो जो नरमपंथी राष्ट्रवादी लोग थे, नरमपंथी राष्ट्रवादी लोग, नरमपंथी राष्ट्रवादी लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। इनको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। और देखिए यह संतुष्ट तो नरमपंथी राष्ट्रवादियों को कर नहीं पाया, लेकिन इसने राष्ट्रवादियों को जो उद्देश्य थे, इसका जो उद्देश्य था वो राष्ट्रवादियों को उलझन में डालना था, जिससे राष्ट्रवादी जो हैं वो राष्ट्रवादियों की जो जमात है उस राष्ट्रवादियों की जमात में फूट डाली जा सके। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी जमात है, राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी जमात में फूट डाली जा सके। इसका मूल उद्देश्य यही था कि राष्ट्रवादी जमात में फूट डाली जाए किसी भी प्रकार से। इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1909 में सांप्रदायिकता को बेस बनाया गया, सांप्रदायिकता को आधार बनाया गया और मुस्लिमों को अलग से यानी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र या पृथक जो हैं उनको मताधिकार का अधिकार दिया गया। इसी के माध्यम से हम खुद सोच सकते हैं, स्वयं ये चीज हमें देखना पड़ेगी या इससे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित हो रही है कि यह फूट डालो राज करो की नीति थी। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का बिल्कुल सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि यहाँ जो राष्ट्रवादी जमात थी, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनके अंदर जो है फूट डालने की ये एक पहल की गई या फूट डालने की कोशिश की गई। और देखिए यहाँ ऐसा हम कह सकते हैं कि ये सुधार जो हैं वो बेकार तो थे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने प्रभाव तो इस चीज पर थोड़ा तो प्रभाव किया ही है। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई और यहाँ उदार निरंकुशता और सहयोग की नीति जो थी वो अपने चरम सीमा पे थी। देखिए उदार निरंकुश मैं अभी बताया था पिछले लेक्चर में, और सहयोग की नीति बताई थी, जिसके माध्यम से जो अंग्रेज सरकार थी या जो अंग्रेज लोग थे वह भारतीयों को जो विधि निर्माण में शामिल कर रहे थे। और यह ऐसी स्थिति थी जब जो अंग्रेज सरकार थी वह भारतीयों को बढ़ चढ़कर वह जो सहयोग की नीति में उनको ला रही थी, यानी कि भारतीयों को। देखिए भारत परिषद जो थी इंग्लैंड के अंदर, वहां भी 2 सदस्य डॉक्टर केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को जो सदस्य के तौर पर मनोनीत नियुक्त किया गया, और जबकि डॉक्टर एसपी जिन्ना को वायसराय की कार्य करने में विधिक सदस्य के तौर पर शामिल किया गया और बाद में इनको लॉर्ड की उपाधि भी दी गई। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ जो उदार निरंकुशता थी और जो सहयोग की नीति थी उसको चरम सीमा पे यहाँ लाया गया, चरम सीमा पर वो अपने थी, पीक पॉइंट पर थी। और देखिए इसी के बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वह रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना। देखिए इनके अंतर्गत जैसे मार्ले मिंटो सुधार पड़ा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पड़ा, इसी के अंतर्गत ये नाम जो दिए गए हैं इनमें पहला जो नाम है जैसे मार्ले और मिंटो, तो देखिए मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। यहाँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसी तरह से ये भारत सचिव और उसके साथ साथ जो वायसराय थे उनके नाम से सुधार बनाए। अब हमारा जो कल का विषय रहेगा वह रहेगा भारत परिषद अधिनियम 1919, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए आप हमसे जुड़ने के लिए हमारी जो ऐप है, हमारी ऐप पर लगातार लाइव क्लासेस चल रही हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर
करना ना भूलें। धन्यवाद।